गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फेस गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, कुछ ही दिन में क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है जी। क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन में। क्लास 10 पास होने के बाद आप लोग लीजिएगा साइंस, या तो कॉमर्स, आर्ट्स। जो स्टूडेंट साइंस लेंगे उसके बाद दो चॉइस होगा, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस लीजिएगा आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिएगा, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना पड़ेगा। जो भी ले, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले, आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स। फिजिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं वो जनरली जाते हैं इंजीनियरिंग की ओर, और बायो वाला जो है वो चले जाता है मेडिकल। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी लेंगे साइंस, या डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको फीस भरना ही पड़ेगा। और जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईआईटी हो गया, या मेडिकल होता है एम्स हो गया, या नीट हो गया, मेन तो नहीं होता, आप नीट ही हो रहा है, तो सब में आपको फीस भरना पड़ेगा। फीस में मेनली न्यूमेरिकल फॉलो करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स मतलब होता है जो क्वेश्चन होते हैं ना मैथ से रिलेटेड, मैथ टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, वो सब क्वेश्चन। बहुत 10 तक तो उतना न्यूमेरिकल होता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इंजीनियरिंग या मेडिकल करना चाहेंगे, ऐसे आपके पास न्यूमेरिकल पढ़ना मस्ट हो जाएगा, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम यही फीस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फीस में मेनली हम किताब स्टार्ट करेंगे एच सी वर्मा। एच सी वर्मा, ये किताब को हम कंप्लीट करने का सोच रहे हैं आप लोग साथ मिलकर। ठीक है, ये किताब नॉर्मली लड़का लेता बहुत कोई है, इसको अपने आप नहीं पढ़ पाएगा जब टीचर नहीं रहेगा, तो इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है, पहला बात। और दूसरा बात है कि इसमें कोई चीज़ कहीं से उठा कहीं डाल दिया गया है, प्रॉपर सीक्वेंस में दिया हुआ नहीं है, इसलिए दिक्कत होता है सबको। और तीसरा बात आता है, दूसरा बात हो गया, तीसरा बात होता है इसमें कि इसका जो डाटा देता है ना वो रियलिस्टिक डाटा देता है, रियलिस्टिक डाटा देता है, इसमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये हो गया। चौथा बात यार, इसमें मैथ्स कुछ भी डाल दिया गया है, स्टार्टिंग चैप्टर ही देखिए उसमें मैथ्स डाल दिया पूरा, जिसको आपको पढ़ना मैथ में, लेकिन डाल दिया फीस में। ये भी आपको दिक्कत करेगा। इसलिए लड़का लोग किताब खोलता है, पहला चैप्टर देखता है, एक दो क्वेश्चन करता है, फिर किताब को बंद करके रख देता है, फिर वो किताब रह जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ये किताब को कंप्लीट कर दें। ये किताब बहुत बढ़िया किताब है। ये एस सी वर्मा जो है वो आईआईटी के प्रोफेसर है, इन्हीं का लिखा हुआ किताब है, वो बहुत पहले का लिखा हुआ किताब, लेकिन फिर भी इसको फॉलो किया जाता है आपका आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए। एक बढ़िया किताब आता है, एक बढ़िया किताब है ये। तो इसी को स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा ये किताब, ये पहला पार्ट है। ये किताब जो है एस सी वर्मा का, एस सी वर्मा जो है, एच सी वर्मा, ये दो पार्ट में आता है। एक वॉल्यूम 1 आएगा, तो वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 मेनली जो है 11th के लिए होता है, ये 11th के लिए, और ये 12th के लिए। अभी हम वॉल्यूम 1 स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। यही रहा किताब, ये देख लीजिए किताब वालों, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, है ना, एस सी वर्मा। इसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस किताब को जो है, इस किताब का जो पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स।
लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है, बहुत कुछ डाला हुआ है, जैसे डाला हुआ है फीस के बारे में लिखा हुआ है, फीस क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, यूनिट डायमेंशन। मेन इसका पढ़ना इसमें जो चैप्टर जो है इसमें मेन हमको पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन। और इसमें देखिए यूनिट यूनिट तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पढ़े ना लेंथ का, मीटर, टाइम का, सेकेंड, फोर्स का, न्यूटन, ये सब यूनिट हो गया। ये सब तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, सब पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें नया चीज का एक डायमेंशन है। डायमेंशन है, इस यूनिट को ही एक अलग तरीका से लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। बस यही चीज में पढ़ना है, जो कि हम इसको पढ़ाएंगे अभी नहीं, ये दूसरे चैप्टर चलेगा और फिर साथ साथ ये कल क्लियर होते जाएगा। इसलिए इसको अभी पढ़ना नहीं है, ये साथ साथ दूसरा चैप्टर के साथ साथ क्लियर होते जाएगा। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत हम लोग को नहीं है, प्लस पढ़ने से टाइम भी वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर जाते हैं हम लोग। इसका दूसरा चैप्टर आएगा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें मेनली पढ़ना हम लोग को वेक्टर एंड स्केलर, बस यही चीज को हम लोग पढ़ना है। इसी के वेक्टर के प्रॉपर्टीज है, स्केलर का प्रॉपर्टीज, स्केलर तो हम लोग पढ़ते नहीं आ रहे हैं। वेक्टर मेन वेक्टर का ही फोकस करना है इसमें। वेक्टर प्रॉपर्टीज है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका एडिशन है, इसका सब्ट्रैक्शन है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बस वेक्टर के बारे में पढ़ना हम लोग को। और बहुत कुछ है इसमें, मैथमेटिक्स लिखा नहीं, मैथमेटिक्स लिखा हुआ, इसमें मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव ये सब है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव आप लोग को मैथ का है, पूरा पूरा जो है ये मैथ्स का है सिलेबस। इसको अभी पढ़ाएंगे तो सही नहीं आएगा। ये मैथ वाला चीज़ है, प्रैक्टिस वाला चीज़ है, जिसमें आप पढ़िएगा आर या तो RS वाला पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, एक ट्रांसफर पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तब ना आपको सही में आएगा। अभी हम एक क्वेश्चन बता देंगे, कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि अभी फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, कैलकुलस स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी 11 में कैलकुलस स्टार्ट भी नहीं होगा, कैलकुलस 11 का खाली लिमिट होगा, 12th जाएगा तो बढ़िया से कैलकुलस स्टार्ट होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा सब कहाँ से पढ़ा देंगे कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को। ठीक है, इसके बाद तीसरा चैप्टर आ जाएगा इसका रेस्ट एंड मोशन, काइनेमेटिक्स है ये, इसको जल्दी बोला था। काइनेमेटिक्स, इसमें पढ़ता हूँ रेस्ट मोशन के बारे में, रेस्ट एंड मोशन, यानी कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इसे पढ़ना होता है। इस टॉपिक चैप्टर पढ़ते जाएगा। फिर अगला चैप्टर आ जाएगा आपका, फिर फोर्स के बारे में पढ़ना है। फिर आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इस तरफ चैप्टर बढ़ते जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट लेट नहीं करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा चैप्टर, ये वेक्टर, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम लोग वेक्टर को और स्केल को पढ़ेंगे। बाकी ये तो ये जो आपका है, आपका इसमें जो पढ़ा था बताया आपको, डायमेंशन एंड यूनिट, ये तो ये तो इसी पे चैप्टर के साथ साथ होते जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए वेक्टर, पहले स्केलर देख लेते हैं हम लोग। स्केलर, स्केलर वैसा क्वांटिटी होता है जी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज द क्वांटिटी having only
मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन कुछ भी नहीं होता है। जैसे लेते हैं टाइम, टाइम ले लेते हैं, कोई आपसे पूछे कितना बजा, तो आप क्या बोलिएगा? 4 बजा, 5 बजा, 3 बजा, 2 बजा। नहीं बोलिएगा 2 बजा पूरब की ओर, या 2 बजा पश्चिम की ओर। यानी टाइम बोलेंगे तो सिंपली 5 सेकंड हो गया, 5 आवर हो गया, या 10 सेकंड हो गया, या 24 आवर हो गया, या 2 दिन हो गया, या 1 ईयर हो गया। ये सारा देखिए, आवर हो गया, सेकंड हो गया, आवर तो हो ही गया, ठीक है, डे हो गया, ईयर हो गया, सारा क्या है? टाइम का यूनिट है, सारा टाइम का यूनिट है। कोई पूछेगा कितना हो गया? 5 दिन हो गया, 10 सेकंड हो गया, 2 दिन हो गया, 1 साल हो गया। हम बोलेंगे पूरब की ओर हो गया 2 दिन, पश्चिम की ओर 2 दिन हुआ। ये दिशा तो नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहा क्या? 2 दिन, 24 घंटा, सिर्फ और सिर्फ मिनट बता रहा है, दिशा नहीं बता रहा है। इसी को बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे और भी हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्टेंस, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। हो गया स्पीड, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। जैसे हो गया हम लोग वर्क, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। एनर्जी, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इतना सारा हो गया, सब मेरा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ये देखिए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। ये आप लोग पहले भी जानते होंगे, मैं ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। मेन बनेगा आपको वेक्टर में, और वेक्टर से ही हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वेक्टर क्या बात है, इसके लिए समझ में आ गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इसी को बोलते हैं। जैसे मास हो गया, मास भी लिख सकते हैं, मास, मास बोलते हैं ना, कितना किलो है? 4 किलो है, 5 किलो है, बोल देते हैं। तो बोलेंगे 4 किलो ऊपर की ओर, 5 किलो नीचे की ओर, या दाएं की ओर, बाएं की ओर, ऐसा नहीं होता है ना, सिर्फ 5 किलो, 10 किलो, बस यही होता है। तो ये सब हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर की ओर। चैप्टर मेन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे स्केलर क्या था? जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। देखिए, इट इज द क्वांटिटी क्वांटिटी इसमें भी बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा। एग्जांपल हो गया आपका फोर्स। फोर्स, कोई पूछेगा फोर्स कितना है, तो बोलिएगा 5 न्यूटन। फोर्स का डायरेक्शन होता है, आप देखो, जैसे फोर्स है, ठीक है, जैसे ये दीवार है, अगर हम इसे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मान लीजिए 5 लोग फोर्स लगा रहे हैं, 5 लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन है कि हम दीवार के ऊपर लगा रहे हैं, दीवार के सीधा फोर्स लगा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन शो कर रहे हैं इसमें। इसी टाइप से मान लीजिए हम एक फोर्स, देखिए ये फोर्स है, इसमें हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर क्यों लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 5 लोग फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, तो डायरेक्शन शो कर रहा है ना। तो इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे एग्जांपल हो गया फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। ये सारा क्या हो गया? हमारा वेक्टर का एग्जांपल हो गया। देखिए ये दो चीज देखिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। एक होता है वेलोसिटी,
दूसरा होता है स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है वेक्टर, ये होता है स्केलर। इसका होता है डायरेक्शन, इसका होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका नहीं होता, डायरेक्शन इसका नहीं होता है। ठीक है, यानी कि बोलेंगे वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी बताना पड़ेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें क्या बोलना पड़ेगा? सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। यानी स्पीड क्या होगा? दोनों मिलता जुलता टर्म है। इसका भी यूनिट होता है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या ये है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये है आपका स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता है। इसका डायरेक्शन होता है, ये जीरो भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं होता है। सेम टाइप का है आपका डिस्टेंस, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका हो गया डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन नहीं होगा, इसका क्वांटिटी डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन होगा, होगा। इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है, ये जीरो कभी नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है जीरो नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये तो 10th में आप पढ़े ही होंगे, मैग्नीट्यूड और क्या बोलते हैं डिस्टेंस डिफरेंस पढ़े ही होंगे, वैसे स्पीड पढ़े ही होंगे क्लास 10 में। और एक इसमें देख लेते हैं, यूनिट देख लिए, यूनिट देखिए, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है, यूनिट होता है इसका मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, ये आ गया आपका स्केलर और वेक्टर में। अब देखिए, हमको क्या समझ में आया? स्केलर वेक्टर में क्या समझ में हमको आया कि स्केलर जो है इसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर इसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इसमें स्केलर का मैग्नीट्यूड होता है, इसका वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होता है। इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसका डायरेक्शन होता है। और एक तीसरा चीज है, ये वेक्टर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ये स्केलर है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो क्यों करेगा? लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ऑफ एडिशन ये फॉलो करेगा। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। उसका पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका अपना डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा क्या हो गया? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि देखिए, जैसे हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं हम लोग। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है एम्पियर होता है। ठीक है, इस करंट को देखें, करंट को, जैसे तार है, ये क्या कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। तो देखिए, करंट का मैग्नीट्यूड है 5, और ये करंट क्या जा रहा है? डायरेक्शन भी शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, इधर डायरेक्शन है करंट का। ये होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका वेक्टर, क्योंकि इस पर देखिए मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है 5, डायरेक्शन है ऊपर की ओर, तो ये होना चाहिए आपका वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये क्या करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हो जाता है ये स्केलर। यानी कि हम क्या समझते हैं
कि हमको वेक्टर होने के लिए तीनों का तीनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी तो वो होगा वेक्टर, वरना वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? ये हो गया आपका वेक्टर का डेफिनेशन और कुछ कुछ एग्जाम्पल। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट वाला एग्जाम्पल है, उसको याद रखिएगा। ये क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ एग्जाम में पूछ देता है। क्योंकि देखने इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं, देखने से लग रहा है कि इसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। सारा आदमी को याद होता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन याद रख, लेकिन वेक्टर लॉ जो होता है एडिशन का होता है, वो आदमी लोग भूल जाता है। ये वेक्टर लॉ एडिशन जो हम पढ़ाएंगे आगे, वो 3 लॉ होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, एक होता है पॉलीगॉन लॉ एडिशन होता है। पढ़ाएंगे आगे, अभी नाम को खाली याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए जी, वेक्टर है, उसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो हम लोग उसको एक एरो से डिनोट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एरो, इसको बोलते हैं हेड। एरो का जो तीर है ना, इधर ये देखिए तीर है, इसको बनाते हैं बढ़िया से। ये तीर जो है इसको बोलते हैं हेड, और जाहिर सी बात है इसको बोलेंगे टेल। जैसे कोई क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी ए मान लीजिए, ठीक है। ये कोई एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ, मान लीजिए 5 होगा। तो ये जो आपका लेंथ जो है वो शो करता है 5 यूनिट को, और ये एरो जो शो करता है ये टुवर्ड ईस्ट है, ये इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। और हम ऐसा शो कर दें तो यानी कि ये क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसका एरो शो कर दिया, इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन के ऊपर की ओर है। अगर ऐसे कुछ शो कर दिए हैं तो इसका डायरेक्शन हो गया नीचे की ओर। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, इसमें हेड हो गया, हेड हो गया, ये हो गया आपका टेल हो गया। तो बस ऐसे ही शो किया जाता है, और कोई बात है नहीं। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये क्या है, वेक्टर है। अब हम लिख देंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ काम कहीं लिखना रहेगा, तो ए इक्वल टू 5 लिख देंगे। 5 यूनिट, यूनिट कुछ भी, मीटर हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, कोई भी कुछ हो गया। तो हम ऐसे लिख देंगे, तो कोई जान पाएगा कि ये वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है? नहीं जान पाएगा। तो हमको दिखाने के लिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसके एक एरो दे देते हैं। कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, लिए 10 मीटर पर सेकंड। तो हमको कैसे पता चलेगा वेक्टर का स्केलर है? हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक एरो लगा देना। ये शो करता है कि ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अगर वही फोर्स हो गया, फोर्स इक्वल टू 25 न्यूटन है, तो क्या करेंगे, फोर्स के ऊपर एक एरो लगा देंगे। ये एरो शो करता है कि ये वेक्टर है। कभी कभी क्या करते हैं, इसको बोल्ड से लिखाया था, इसे बोल्ड लिखाया था, बोल्ड बोल्ड जानते हैं ना, इसको मोटा मोटा करके, कोई कोई किताब में ऐसे भी लिखता है मोटा मोटा करके, ऐसे ऐसे बोल्ड करके, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग कॉपिंग तो बोल्ड कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग नॉर्मली इसी साइन को ज़्यादातर यूज किया था। ये बोल्ड वाला बहुत कम यूज किया जाता है। जैसे एफ हो गया 25 न्यूटन, ये बोल्ड लेटर भी शो करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने इसी चीज़ याद रखिए कि ये एरो सर को लगा देने से ये वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। और ये बता दिए एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड हो गया, डायरेक्शन शो करता है, एरो का जो हेड होगा वो डायरेक्शन शो करेगा, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो टेल होगा, मतलब टेल बोलती है टेल टाइप का होगा, वो आपका मैग्नीट्यूड शो करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब एक टर्म आता जी, इक्विलिटी ऑफ वेक्टर, यानी इक्विलिटी वेक्टर। जो टॉपिक दिया हुआ है इस बुक में, बस वही टॉपिक को हम डील कर रहे हैं, और इसी किताब का क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। इक्विलिटी वेक्टर, इक्विलिटी वेक्टर मतलब क्या होता है, इक्वल, इक्वल वेक्टर, ये होगा इक्वलिटी वेक्टर। मतलब क्या, इक्वल वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर को इक्वल कब होगा, यानी कि दो वेक्टर, वेक्टर इक्वल कब होगा, ठीक है। तो देखिए वेक्टर के पास क्या है, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है, डायरेक्शन। वेक्टर के पास दो चीज, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है।
तो इक्वल होने क्या चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, यानी मैग्नीट्यूड भी क्या हो इक्वल और डायरेक्शन भी क्या हो इक्वल या सेम। जैसे मान लीजिए एक हम वेक्टर बनाए, ये रहा मेरा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर बना दिए, ये रहा मेरा दूसरा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मानते हैं ए, ये मानते हैं बी। तीसरा बनाते हैं हम, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड। ई बनाते हैं वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जी कौन कौन सा वेलोसिटी वेक्टर इक्वल है या सेम है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए मैग्नीट्यूड पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखिए इसका कितना है 2 मीटर पर सेकंड, इसका भी क्या 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो है वो सारा का सारा सेम है। ए का जो है बराबर बी का बराबर सी का बराबर डी का बराबर ई का, ये क्या 2 मीटर पर सेकंड, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, यानी ये कंडीशन मेरा फुलफिल कर दिया, पहला कंडीशन मेरा फुलफिल कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन किधर है, ये रहा, ये क्या है इधर डायरेक्शन है, ये हो गया आपका ईस्ट की ओर, इधर डायरेक्शन हो गया इसका। दूसरा देखिए बी का डायरेक्शन क्या है, इधर हो गया, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, नहीं सेम है। इसका देखिए इसका उल्टा हो गया, सेम नहीं है। इसका देखिए इसका परपेंडिकुलर हो गया, सेम नहीं है। फोर्थ का देखिए लास्ट वाला देखिए, इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी वेक्टर ए और मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन ई जो है वो दोनों इक्वल वेक्टर होगा। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या है वेक्टर ए का, ऑप्शन ए का वेक्टर ऑप्शन ए का बराबर ऑप्शन ई का है ना। तो यानी कि ये ए और ई दोनों क्या है इक्वल वेक्टर है, बस यही है। फिर देखिए सी क्या, देखिएगा सी देखिएगा तो सी क्या हो गया, इसका डायरेक्शन इधर है और सी का डायरेक्शन क्या है इधर है, जस्ट उसका अपोजिट है, यानी एक से एंगल बना रहा है। देखिए ना इसका डायरेक्शन क्या इधर है ए का, और सी का किधर है, सी का ऐसे है, यानी इसका क्या दोनों का बीच का एंगल क्या 180 डिग्री है, सीधा 180 डिग्री टर्न हो गया। इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, वो आया क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, ए और सी क्या है एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर या तो अपोजिट वेक्टर बोलिए। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या हो गया ए और ई हो गया इक्वल वेक्टर, और ए और सी हो गया नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है आपका, तो वेक्टर बहुत टाइप का होता है, वेक्टर बहुत सारा टाइप का होता है, तो वेक्टर टाइप हम पढ़ा नहीं रहे हैं, वेक्टर टाइप थ्योरेटिकल पूरा पूरा थ्योरेटिकल चीज है, उसको पढ़ाएंगे। तो वेक्टर बहुत टाइप का होता है, उसमें यूनिट वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर बताए, इक्वल वेक्टर बता दिए हैं, समझे। इससे बहुत टाइप का वेक्टर होता है, कोप्लेनर वेक्टर हो गया, कोप्लेनर कंकरेंट वेक्टर हो गया, कंकरेंट वेक्टर हो गया, ये तो बहुत टाइप का वेक्टर होता है, लेकिन वो सब थ्योरेटिकल चीज है। पहले इस किताब में थ्योरी के लिए किताब नहीं है, ये मेरे न्यूमेरिकल के लिए मेन क्वेश्चन बना चाहिए, क्वेश्चन सब छोटा सा चीज है, इसको आप भी पढ़िएगा तो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा, तो कभी किसी दिन थ्योरी क्लास करवा देंगे जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी ही बताएंगे। ये किताब मेनली न्यूमेरिकल ही जाना जाता है, मेनली कंप्यूटर एग्जाम के लिए जाना जाता है, तो इसी को फोकस करते हैं। अगर थ्योरी में जाएंगे तो फिर थ्योरी 4 दिन चलते रहेगा, किताब कंप्लीट होने से रहा नहीं फिर, इसलिए हम लोग ज़्यादा थ्योरी में जाते नहीं, वो न्यूमेरिकल जाते हैं, जहाँ पे अच्छी चीज का जिस कॉन्सेप्ट में जाते हैं न्यूमेरिकल जाते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, जो आपको समझ में आए, जो काम आया आपका। ठीक है ना,
वैसे वेक्टर के डेफिनेशन को पूछता जा नहीं है कि 2 नंबर आ गया एग्जाम में, इस पे स्कूल के एग्जाम में आएगा तो आएगा, ज़्यादा कुछ पूछता है होता नहीं है ज़्यादा। अब आते हैं मेन स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर जैसा आपको बताया था ना पिछला बार क्या मतलब कुछ देर पहले बताया था आपको कि एडिशन वेक्टर बताया था ना कि आप किसी भी कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होगा तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन इक्वल हो और वो वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो था वही आपका वेक्टर एडिशन है। उस वेक्टर एडिशन का इन लॉ को हम पढ़ेंगे अभी। बताया था तीसरा ऑप्शन था ना, तीसरा ऑप्शन नहीं था, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जरूरी है फॉलो करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए। तो इसी क्या क्या जो लॉ है वेक्टर एडिशन का, जो क्या क्या लॉ है वही लॉ को हम पढ़ेंगे। मेनली ये 3 लॉ होता है, ठीक है। एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। दूसरा होता है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा होता है आपका पॉलीगॉन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सारा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही रहेगा, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक एक करके देखते हैं सबको, है ना, एक एक करके सबको देखते हैं। पहले होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी पे चलते हैं फिर एक एक करके जाएंगे। तो इसको मिटा ही देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं पूरा, फेस बताएंगे ठीक है वेक्टर में। क्या है मेरा पहला चीज, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसी पढ़ना वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। देखिए जैसे दे दिया आपके पास 2 वेक्टर दे दिया, ये रहा मेरा वेक्टर ए, वेक्टर ए कैसा रहा, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दूसरा वेक्टर रहा मेरा ए, ये रहा मेरा दूसरा वेक्टर बी, सॉरी बी को ऐसे वेक्टर है ना, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा मेरा दूसरा वेक्टर बी। अब बोल दिया हमको निकालने के लिए ए प्लस बी, ये निकालने बोला है तो ना हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर ये देखिए ए बी वेक्टर है, एडिशन यानी कि ए और बी का एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, हमको यही निकालना है ए प्लस बी। तो कैसे निकलेगा जी, तो लिखा क्या लिखा, पहला चीज देखिए लिखा हुआ ट्रायंगल, यानी इसमें बनेगा ट्रायंगल, ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा ये ध्यान देखिएगा, हमको निकालना है ए प्लस बी। पहले देखिए ए वेक्टर लिखा मेरा, ये वेक्टर रहा ए वेक्टर, ठीक है, ये रहा ए और बी रहा मेरा ऐसे। बी को क्या करना है, उठा करके यहाँ से ला करके, ये रहा इसका हेड, ये हेड रहा ना इसका, ये रहा इसका हेड, ये रहा इसका टेल, बताया था आपको। सिमिलरली बी का भी ये रहा हेड, ये रहा इसका टेल, पिछला बार बताया था ना कुछ पहले कि हेड टेल बता दिया था। हमको निकालना ए प्लस बी है, तो करना क्या है, ये रहा मेरा वेक्टर। अब बी को जैसे तो ऐसे लिख दिए वैसे ही उठा कर रख दिए। अब बी को क्या करना है, बी को ऐसे उठाना है यहाँ से, बी को ऐसे उठा करके उसको पुट करना इस टाइप से कि बी का हेड जो है वो एक, सॉरी बी का टेल जो है वो ए का हेड के साथ मिल जाए, बी का टेल ए का हेड के ऊपर आके बैठ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि इस टाइप भी कर सकते हो कि ए का टेल बी का हेड पे आ जाए, यानी कि हम देखिए उठा क्या करें, इसको उठा कर कैसे लगा कर रख देंगे यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे रख दिया। देखिए डायरेक्शन देखिए इसका, डायरेक्शन क्या था, ऐसा डायरेक्शन था, सेम डायरेक्शन बना
डायरेक्शन ऐसे नहीं हम लोग ऐसे कर देंगे, बी को बना देंगे, बी को ऐसे बना देंगे, या बी को हम लोग ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं। डायरेक्शन जैसा है सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते आप। डायरेक्शन चेंज कर दिए उसका तो मतलब चेंज ही, प्रॉपर्टी पूरा सारा चेंज हो जाएगा ना। क्या उसका तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से चेंज किया, मतलब डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नीट्यूड चेंज कीजिए, कोई भी चीज को चेंज कीजिएगा तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा ना वेक्टर। अब इसको क्या बी को हम उठा करके जैसे था वैसे रख दिया, बी का टेल ए का हेड के साथ मिल गया है। ठीक है, हम कुछ नहीं किए, जैसे था वैसे ही इसको रख दिए। अब ए प्लस बी हमको निकालना है, निकालना तो ए प्लस बी क्या बोलता है कि ये वेक्टर बी लेते हैं, इफ टू वेक्टर ए प्लस बी क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता ए का टेल से लेकर के यहाँ तक एक वेक्टर बनाएंगे हम लोग। ये वेक्टर हम लोग बना रहे हैं, ये देखिए ए भी दिया हुआ था वेक्टर, ये वेक्टर दिया था, बी वेक्टर दिया था। अब हम लोग जब भी तो इतना किया सारा क्वेश्चन में ही था, अब हम लोग नया क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं इस टाइप से, एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, एक वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखिए कैसे आता है, वेक्टर ए से जा रहा था, वेक्टर बी ऐसे गया, यानी एक ऑटो फॉलो करता है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऑटो फॉलो करता है। तो ये बोल रहा है इफ टू वेक्टर ए एंड बी टेकन इन ए ऑर्डर, एक सेम ऑर्डर में लेते हैं कि ऐसे जा रहा था, डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, ऐसे जा रहा था, ऐसे ही जा रहा था। जब वही बोला दो वेक्टर ए और बी है टेकन इन ऑर्डर, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तीसरा वेक्टर हो जाएगा, इसको आर लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर, और तीसरा वेक्टर क्या होगा, वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए ए और बी कैसे जा रहा था, क्या बताते हैं आपको, ए जाता है ऐसे, बी जाता है ऐसे, यानी ऑर्डर इसका क्या होता है, स्टेप से इस डायरेक्शन में जा रहा था। अब हम लोग क्या कर दिए, ये ए हो गया, ये हो गया बी, हम लोग क्या किया, एक सी बनाया, सी का डायरेक्शन क्या हो गया उल्टा, इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन था, अब सी क्या हो गया ऐसे चल गया। ठीक, सेम ऑर्डर में जा रहा था, ये अपोजिट ऑर्डर में जा रहा था। तो उसका रिजल्ट जब दो वेक्टर रहेगा वो सेम ऑर्डर में चले, तो इसका रिजल्ट में क्या होगा, एक तीसरा वेक्टर जो कि अपोजिट ऑर्डर में चले। ठीक, अपोजिट ऑर्डर में चल रहा है, इसको देखिए एरो का डायरेक्शन ऐसा था, ऐसा था, इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, यही होता है, ये आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, यही ये लोग बोलता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन। ट्रायंगल लो यानी कि इसमें एक ट्रायंगल बना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाए, लेकिन इसका देखिए लिमिटेशन क्या है इसमें पे, ये दो ही वेक्टर पे ठीक होगा, मतलब लगेगा। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन साइड होता है, ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल बनाइए तीन साइड होगा, तीन साइड में दो साइड बताएगा आपका ट्रायंगल, मतलब वेक्टर बताएगा, दो वेक्टर बताएगा, ये हो गया बी, और तीसरा साइड जो बताएगा वो आपको बताएगा रिजल्टेंट। ये दो वेक्टर के लिए वैलिड होता है ट्रायंगल आपका, सीधा से कहता है इसमें, एक बार क्लियर बताते हैं आप लोग को। टू वेक्टर which represent the side of two sides of a triangle taken in order, the third side of triangle taken in opposite order will represent the addition of vector। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर है ए बी, दूसरा दो वेक्टर है ए, दूसरा बी है, इसका ऑर्डर क्या सेम है, तो इसका रिजल्ट निकालने क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, तीसरा साइड जो हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर में लेकर के वही इसका बताएगा रिजल्टेंट और डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन। ये देखिए ए प्लस बी का क्या हो गया, आर हो गया, आर क्या हो गया, आर वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया थीटा, ये डायरेक्शन हो गया रिजल्टेंट का, क्या डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये हो गया आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर होगा। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग देखते थे कि दो वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रहता हम लोग, दो वेक्टर आता था, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को कोसाइड करवाते थे हम लोग, और ये दो वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता था किसी एक ट्रायंगल के दो साइड को, तो तीसरा साइड जो ट्रायंगल होता है अपोजिट ऑर्डर में लेते थे, तो ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, तीसरा साइड ले लिए ट्रायंगल का, वो हो गया वेक्टर आर,
वो आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का, वो अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बढ़ते हैं हम लोग, पहला हो गया था, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ठीक है। दो वेक्टर दिया हुआ जी, मान लीजिए स्टेप्स दिया हुआ, ये रहा हमारा ए वेक्टर, दूसरा मेरा वेक्टर बी वेक्टर रहा, ये रहा बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसमें इसका रिजल्टेंट लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, पिछला केस में क्या करते हैं, एक वेक्टर का हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। पैरेललोग्राम क्या होता है, दोनों वेक्टर का टेल जो होता है उसको कोइंसाइड करवाते हैं। देखिए जैसे रहा मेरा ये वेक्टर ये रहा हमारा ए वेक्टर, ठीक है, अब दूसरा वेक्टर बी रहा, देख लिए डायरेक्शन कैसा है, सेम उसी डायरेक्शन बनाएंगे लोग वेक्टर, बी वेक्टर बन गया, ये रहा हमारा वेक्टर बी। देखिए क्या करें, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल दोनों कोइंसाइड कर रहा है एक पॉइंट पे। हमको बनाना क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये रहा मेरा, इसको थोड़ा बड़ा बन जाता है, अच्छा रहेगा। ये रहा हम लोग, ये बना दिया हम लोग पैरेललोग्राम। दो वेक्टर था ए और बी, हमको निकालना था रिजल्टेंट, हम बना दिए पैरेललोग्राम, ए और बी लेकर के एक्सटेंड करके बना दिए पैरेललोग्राम। ये रहा हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, ये जो ए डी साइड रहेगा वो पैरेलल रहेगा बी सी साइड के, और ए डी साइड जो होगा इक्वल होगा बी सी साइड के, यानी ये ए डी साइड जो है ए है तो ये बी सी साइड भी ए ही होगा। सिमिलरली ए बी साइड जो है वो पैरेलल होगा सी डी साइड के, और ए बी साइड जितना होगा वो भी सी डी साइड के सेम होगा, यानी कि सी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर बी के बराबर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि जब दो वेक्टर का टेल कोइंसाइड करता है सच दैट इट रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये देखिए ए बी और ए डी जो है वो दो एडजेसेंट साइड के, दो एडजेसेंट साइड दिखा रहा है एक पैरेललोग्राम का, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल है थीटा, दोनों बीच एंगल थीटा है। तो हमको निकालना रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है, ए आर रिजल्टेंट निकालना है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस केस में रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, वह डायगोनल होगा। एक कॉमन पॉइंट था ए बी और ए डी का जो कॉमन पॉइंट था, यानी ये पॉइंट ए पॉइंट, यहाँ से एक डायगोनल खींचेंगे हम, एक डायगोनल खींचेंगे, ये हमारा डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल जो होगा ए सी, यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये जो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, दोनों का रिजल्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा ये अल्फा, हो गया। किसका अल्फा, जो किसका डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट जो है उसका डायरेक्शन है। जब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी रहेगा प्लस डायरेक्शन भी रहेगा। जैसे पिछला केस में था, पिछला केस था वेक्टर एडिशन वाला, इसमें देखिए ये था मेरा, इसमें क्या था, ये एंगल था अल्फा, ठीक ना। इस स्टेप से इसका हो गया। अब हम जो आर वेक्टर हो गया इसका निकालते हैं, कैसे निकलेगा। इसके निकालने का क्या करते हैं हम लोग, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, और ये यहाँ से बनाएंगे परपेंडिकुलर, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, सेम ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब निकालते हैं हम आर वेक्टर को, यानी कि ए सी को निकालते हैं। अब ए सी निकालते हैं, देखिए ट्रायंगल ए सी निकालते हैं ई, ए सी ई ए सी ई ए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 की बनाएंगे ना परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा,
ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी क्या है, मेरा आर है, ए सी जो है वो क्या है, आर है, इसको लिख रहे हैं वेक्टर आर का स्क्वायर इक्वल टू ए ई जो है उसको लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई, ए डी ए ई को ए डी प्लस डी ई लिखते हैं, ए डी प्लस डी ई स्क्वायर प्लस सी ई, तो सी ई ही रहेगा, सी ई का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए हमको ए डी पता है लेकिन हमको डी ई यानी कि डी ई और सी ई ये हमको पता नहीं है। एक होता है कॉन्सेप्ट होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें क्या करते हैं ये वेक्टर बी जो है ना उसको तोड़ते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो ये देखिए एंगल जो है हॉरिजॉन्टल बना रहा है एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा डी डी जो हो जाएगा वो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये क्या बोलते हैं सी हो जाएगा बी साइन थीटा। ये अलग कॉन्सेप्ट आएगा इसमें बताएंगे, अब इसको ध्यान रखिएगा कि इसको रिलेशन वेक्टर में आता है ये कॉन्सेप्ट, आगे बताएंगे। याद रखिए ये इधर तोड़ेंगे बी कॉस थीटा हो जाएगा, जिस साइड से एंगल बना रहा है वो कॉस थीटा हो जाता है और उसका परपेंडिकुलर हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। तोड़ दिए, अब हम वैल्यू पुट करते हैं आर का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का वैल्यू क्या है ए है, ए डी का वैल्यू क्या है ए है, क्योंकि ए वेक्टर है प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी ई क्या है बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब करते हैं सॉल्यूशन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस देखिए बी स्क्वायर, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गई, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होगा ना प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं बी इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर लिया कॉमन, क्या बचा यार कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा, ये रहा 2b कॉस थीटा। हम जानते क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 10 क्लास में पढ़े होंगे। हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर जो आर होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा रूट अंडर ये स्क्वायर है तो जाकर उसका रूट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है कभी कभार, तो ये इसको याद रखिएगा, बेसिक डेरिवेशन है, बेसिक है, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन क्या है अल्फा, डायरेक्शन क्या है मैग्नीट्यूड निकल गया का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos का, ठीक है। अब इसका अल्फा निकालना पड़ेगा एंगल, तो हम क्या करते हैं ये देखिए ए सी ई ए राइट एंगल एंगल है, तो हम ले लें tan थीटा, इसको कहां लगाते हैं इसको यहां बनाते हैं, इसको यहां बनाते हैं, ठीक। देखिए ट्रायंगल ये ट्रायंगल देखिए ए सी ई ए राइट एंगल है, तो लगता है tan अल्फा, tan अल्फा tan का क्या होता है tan का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये हो जाएगा सी ई डिवाइड बाय ए ई। अब देखिए सी को क्या लिख सकते हैं बी साइन थीटा
और ए इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई, यानी ए डी क्या हो जाएगा, बी ए सॉरी ए हो गया प्लस डी ई क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan है इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया आपका एंगल, ये हो गया आपका एंगल। देखिए रिएक्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया और रिएक्टेंट का डायरेक्शन निकल गया। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, ठीक ना। तो हम लोग बढ़ते हैं और आगे क्या है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा बताया था आपको, क्या तीसरा था मेरा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग देखे थे कि ट्रायंगल लॉ में या फिर पैरेललोग्राम लॉ जो वेक्टर एडिशन था उसमें दो वेक्टर था, ए वेक्टर था और बी वेक्टर था, इसी का रिजल्टेंट हम निकालते थे। अब मान लीजिए 2 वेक्टर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो क्या करेंगे, तब आता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास 3-4 वेक्टर है, मान लीजिए 5 वेक्टर, 5 वेक्टर, ठीक है। 5 वेक्टर है जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है साइड ऑफ पॉलीगॉन का। तो मान लीजिए आप पहला वेक्टर ए हो गया, दूसरा हो गया बी हो गया, तीसरा हो गया सी हो गया, चौथा हो गया डी हो गया, पांचवा हो गया सी, ठीक है। देखिए पहला वेक्टर हो गया ए, डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर हो गया बी इस डायरेक्शन में, तीसरा हो गया सी, चौथा हो गया डी, पांचवा हो गया ई। देखिए 5 वेक्टर है ए बी सी डी ई, सबका डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सब एक ऑर्डर में लिया गया। देखिए इधर गया, इसका हेड से इसका टेल, ए के हेड को बी का टेल से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, फिर सिमिलरली सी का टेल को बी का हेड से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसी तरह से डी का टेल को सी का हेड से कॉन्ट्रैक्ट करा गया। ये एक ऑर्डर में लिया गया, ये क्या है, एक ऑर्डर में लिया गया, एक ऑर्डर में लिया गया, ठीक है। अब बोल दिया इसका रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जब इस टाइप से वेक्टर दिया रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हम इस पॉलीगॉन को बंद करते हैं, पॉलीगॉन क्या करते हैं, बंद करके लास्ट वाला से मिला देते हैं और इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट ले लेते हैं, ये रहा, ये होगा मेरा आर वेक्टर। क्लियर बात। हम क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर क्या टेल से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यही हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। और सोचिए कि कैसे आया, देखिए इसको बताते कैसे आया। ये जनरली जानते हैं ट्रायंगल है ना, उसी का एक्सटेंडेड किया हुआ है, बढ़ाया गया चीज है, बढ़ावा आगे का रूप है। देखिए जैसे मान लिया हम लोग जानते थे ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, इसमें क्या आप जानते थे, 2 वेक्टर का था, तीसरा वेक्टर मान लिया था, हम ट्रायंगल बनाते थे। जैसे मान लिया ए और बी वेक्टर, अभी सबको भूल जाइए, 2 वेक्टर ए और बी वेक्टर है, हमको निकालना रिजल्टेंट। रिजल्ट निकालने क्या करेंगे, एक निकाले ऐसे, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट R1 हो गया, ये R1 क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया। अब इसको भूल जाइए, अब इधर से निकालते हैं R2 निकालते हैं, R2 निकाल, देखिए ये रहा मेरा R1 एक वेक्टर, दूसरा R2, दूसरा C और तीसरा R2, तो हम निकालते हैं दूसरा रिजल्टेंट R2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस C हो जाएगा। देखिए इसको एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बन गया, R1 और C जो है एक ऑर्डर में दिया हुआ है, लेकिन R2 जो है अपोजिट ऑर्डर में हो गया, तो ये R2 निकल गया। अब मान लिया R3 निकालते हैं, R3 क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के ज्वाइन कर दिए, ये हो गया मेरा R3।
R3 हो जाएगा, R3 क्या हो जाएगा, R2 प्लस डी, R2 प्लस डी हो जाएगा। अब लास्ट में निकालेंगे R, ये देखिए R, तो R क्या हो जाएगा, R3 प्लस ई हो जाएगा। तो देखिए R3 का वैल्यू कितना हो गया, R3 वैल्यू कितना है, R3 वैल्यू कितना है, R2 प्लस डी, R3 वैल्यू कितना है, R2 प्लस डी, और प्लस जो ये हो गया, तो ये तो निकाल रहे हैं, ये हो गया। अब R2 वैल्यू निकाल पुट करते समय R2 वैल्यू पुट करेंगे तो R2 वैल्यू कितना है मेरा, R1 प्लस सी, R1 प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब देखिए R1 वैल्यू पुट करते हैं तो R1 वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस डी, A प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखिए आ गया मेरा, देखिए आ गया, R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। ये ट्रायंगल लॉ से ही आगे बढ़ा करके एयर लॉ को बनाया गया है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला गया टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए, दो वेक्टर है जी, टू वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल है, दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या दिया, दोनों का ए दिया हुआ, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है। एंड एन एंगल ए मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, और दोनों बीच की जो एंगल दिया हुआ, एंगल बिटवीन देम थीटा, दोनों बीच का एंगल दिया हुआ थीटा, दो वेक्टर हैं, दोनों बीच एंगल थीटा दिया हुआ। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, हमको निकालना क्या, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये हमको निकालना है। क्या दो वेक्टर दिया हुआ जी, ये मान लेते हैं ये रहा मेरा पहला वेक्टर, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ। दूसरा वेक्टर मान लेते हैं ये रहा मेरा दूसरा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, और दोनों बीच दिया हुआ एंगल थीटा दिया हुआ। हमको निकालने बोल रहा है क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहता ही रहता है, निकालना ही पड़ेगा। हम लोग पढ़ा क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, बन गया पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन लगेगा, इसमें लगेगा, ये रहा मेरा रिजल्टेंट, ये रहा मेरा रिजल्टेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने में क्या बताए थे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर क्या है, ए दिया हुआ है, तो हम ए की जगह बी की जगह ए लिख देंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह ए इंटू ए, और एंगल दोनों बीच क्या है, थीटा है, ये रहा कॉस थीटा ना, कॉस थीटा। क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, कॉमन आ जाएगा मेरा 2a स्क्वायर आएगा, r इक्वल टू कॉमन लेते हैं, देखिए कॉमन क्या है, 2a स्क्वायर कॉमन आएगा, 2a स्क्वायर कॉमन लीजिए, ये क्या बचा, 1 बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ बचा cos थीटा, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूट अंडर 2a स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस का 1 प्लस
कॉस थीटा इक्वल टू था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है तो होता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा हम लोग। 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब निकालते हैं बाहर इसमें रूप में से, तो 2 बाहर निकल गया, ये a बाहर निकल गया और यहाँ पे cos थीटा बाई 2। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, r का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो हो गया 2a cos थीटा बाई 2। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। आपको निकालना रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट निकल क्या आता है, रिजल्टेंट सॉरी ये इसका डायरेक्शन निकालना। मैग्नीट्यूड निकल गया, डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन क्या हम लोग tan अल्फा, ये देखिए अल्फा था यहाँ पे, ये अल्फा निकाला, तो tan अल्फा इक्वल क्या होता है b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा इक्वल टू b के b और a का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a है, लिखते हैं b की जगह a साइन थीटा, a की जगह भी a प्लस a cos थीटा। अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा a साइन थीटा डिवाइड बाई a को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा, a से कट जाएगा, ये बचा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। और इधर मिटाते हैं हम लोग, ये हो गया मेरा tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सॉरी 2 साइन का कॉस लिखो ना, साइन का लिखो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री याद रखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं क्या लिख सकते 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचा sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2, यानी कि sin बाई cos tan थीटा बाई 2। यह कहता है tan अल्फा, tan से tan खत्म, यानी अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। क्लियर बात को? मेन देखिए क्वेश्चन तो सीधा है, लेकिन नॉर्मल इस किताब में यही दिक्कत है ना कि इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ गया था। क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया था, देख रहे क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया था। अब इसमें इसको तोड़ना है, नहीं देखिए इसमें यहाँ इसमें 1 प्लस cos थीटा को तोड़ना है, जो कि अभी पढ़े नहीं, आप 11 जाएगा, 11 में कुछ मैथ में पढ़िएगा तो फिर याद आएगा। तो इसमें फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख दिया, इसको याद करते जाइएगा, मैथ में आप लोग काम देगा और इसमें काम देगा ही देगा। ठीक ना, इसका कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, लड़का लोग थोड़ा करने में दिक्कत होता है, वरना ऐसा कोई खास बात है नहीं इसमें। ठीक है, इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए एक चीज में नोटिस कीजिएगा, एक चीज नोटिस इसमें कीजिएगा, ठीक है, कि जब दो वेक्टर है, ठीक है, जैसे ए बी 2 वेक्टर था ना, ए और ये बी 2 वेक्टर था, और क्या था ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड था, तो रिजल्टेंट जो था वो एंगल का आधा पर डिवाइड कर रहा, मतलब देखिए रिजल्टेंट जो था अल्फा जो था वो क्या था, वो थीटा बाई 2, यानी कि रिजल्टेंट जो था वो एंगल को 2 पार्ट में काट दे रहा था, 2 पार्ट बांटा था, थीटा को देखिए आधा कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो, 2 वेक्टर जो है सेम मैग्नीट्यूड का हो, तब क्या हो जाएगा रिजल्टेंट जो होगा वो
उसका डायरेक्शन जो होगा वो एंगल के आधा में होगा, ये थीटा के आधा में इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाता है। ये ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग। अब एक अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जितना क्वेश्चन का धीरे धीरे हम बताते जाएंगे, समझे, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे एक्सरसाइज का हो, सारा क्वेश्चन एक एक सॉल्व कराते जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत क्या बोल रहा है, ए वेक्टर हैज कंपोनेंट along x axis is 25 and y axis is 60, फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए वेक्टर हैज अ कंपोनेंट along x axis is equal to 25, एक x axis, ए वेक्टर has a component x axis is equal to 25 यूनिट, ठीक है। और फिर y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन क्या दिया हुआ, 60 यूनिट। एक डायरेक्शन दिया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 25 यूनिट, और y डायरेक्शन दिया हुआ है, x और y क्या है, डायरेक्शन है, x क्या है, डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन 25 यूनिट जिसका है उसका डायरेक्शन हो गया, और y डायरेक्शन है 60 यूनिट का। हमको निकालना क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, हमको निकाला क्या, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये हमको निकालना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दो वेक्टर दिया जी, पहला दिया x एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि रहा मेरा पहला वेक्टर, ये रहा मेरा पहला वेक्टर x डायरेक्शन, ये रहा मेरा x डायरेक्शन है ना, x डायरेक्शन, इसका दिया 25, दूसरा दिया y डायरेक्शन, ये रहा मेरा y डायरेक्शन, ये दिया हुआ कितना 60। पिछला क्वेश्चन क्या था, दोनों के बीच में, पिछला क्वेश्चन था ना जी, उसमें क्या दोनों बीच के एंगल दिया था थीटा, इसमें थीटा डायरेक्ट नहीं दिया है, इसमें क्या दिया हुआ, इसका डायरेक्शन दे दिया है और इसका डायरेक्शन दे दिया है, और थीटा दिया नहीं, तो थीटा हम जानते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होता है, एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होता है, क्लियर। थीटा मेरा कितना हो गया, ये मान लिए हम ये वेक्टर ए हो गया, ये 25 हो गया, ये मान लिया वेक्टर बी, ये हो गया मेरा 60, और थीटा जो एंगल हो गया, थीटा जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री। हमको निकालना है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जानते हैं हम, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग पास ए का वैल्यू दिया 25 का स्क्वायर प्लस ये 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 60 और ये cos 90, cos 90 हो गया। तुम जानते हो cos 90 फिर कितना होता है, cos 90 फिर कितना हो जाता है, जितना साइन जीरो का होता है, यानी कि जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 का स्क्वायर यानी कि 625 प्लस 60 का हो जाएगा 3600, पूरा लिख देता है एक्चुअली। क्या बचा मेरा 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस इसका हो जाएगा 3600,
36 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा मेरा, रूट अंडर 5 2 2 4 यानी कि ये 65, यानी कि हो जाएगा आर जो हो गया मेरा, आर का मैग्नीट्यूड हो गया 65। क्लियर बात, ये 5 2 हो गया, चलो 2 अपना 1 2 4, हाँ ठीक है। अब इसका निकालते हैं हम लोग डायरेक्शन, इधर निकल गया, अब डायरेक्शन निकालते हैं यानी कि tan अल्फा निकालते हैं। देखिए ना, इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं, देखिए ये रहा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन गया, ये रहा मेरा रिजल्टेंट, ये आर, आर निकाल दे 65। अभी हमको निकालना अल्फा, अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, जानते हैं क्या, tan क्या होता है, d sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। क्लियर है बात, वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू कितना हमारा 60, b का वैल्यू 60 है, 60 sin थीटा वैल्यू कितना है 90 डिग्री। सिमिलरली a का वैल्यू कितना है 25, 25 प्लस b का वैल्यू 60, 60 cos 90 करते हैं, sin 90 वैल्यू कितना तो 1 होता है, क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है 25, यानी अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा पूरा tan इनवर्स 60 बाय 25। ये रहा डायरेक्शन, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड और ये रहा इसका डायरेक्शन। क्लियर बात, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जी एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के, क्लियर, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ये सारा क्वेश्चन ऐसे बनवा का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लिखा हुआ ए वेक्टर ए मेक एंगल 20 डिग्री and b make angle 110 degree with x-axis. Find the magnitude of this vector, the magnitude of this vector 3 and 4 respectively. Find the resultant. बोल क्या रहा जी, दो वेक्टर दिया हुआ है a और b, दो वेक्टर दिया a और b दिया हुआ है, जो एंगल बना 20 डिग्री और 110 डिग्री एक्सिस। क्वेश्चन लिख देते पहले, वेक्टर a में makes an angle of 20 degree and vector b makes an angle of 110 degree। किसके साथ बना रहा है, विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। जिसमें क्या बोला है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी कैप्टन है ना, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, ठीक है। हमको निकालना फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट। ठीक है, देखते हैं हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये जो है वो बना रहा है एंगल कितना 20 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, यानी कि ये 20 डिग्री एंगल बना रहा है, ये एंगल जो है वो 20 डिग्री बना रहा है
ये हमारा वेक्टर ए, एंगल बना रहा कितना 20 डिग्री, किसके साथ, एक्स के साथ। सिमिलरली क्या बोल रहा है, बी जो है वो बना रहा है एंगल 110 डिग्री, किसके साथ, एक्स के साथ। 110 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, ये तो रहा 90, इसके थोड़ा सा आगे हो, यानी कि ये कुछ ऐसे कुछ, ये रहा मेरा बी वेक्टर। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 110 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट निकालना है। वेक्टर हो गया ए, वेक्टर के बी, मैग्नीट्यूड कितना दिया, ए दिया हुआ तुम्हारा 3, बी दिया हुआ तुम्हारा 4। हमको ए भी पता है, ए दिया हुआ 3, बी दिया हुआ 4। देन ए और बी के बीच के एंगल हमको पता है क्या, ए और बी के बीच के एंगल, यानी कि ये रहा एंगल, ये पता है, नहीं पता हमको ये निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये एंगल क्या होगा 110 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से अगर 20 को घटा देंगे तो ये एंगल में रह जाएगा, यानी कि थीटा जो है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये एंगल रहा 110 डिग्री, 110 डिग्री रहा, इसमें से 20 माइनस करते हैं, यानी कि 110 माइनस 20 कितना हो जाएगा मेरा, 90, ये हो ना, 90 हो गया। अब दोनों वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है। अब रिजल्टेंट हम आराम से निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं। रिजल्टेंट निकालते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेम फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमको ए पता है, बी पता है, 2ab cos थीटा पता ही है, वहीं पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, रूट अंडर 16 में 25 यानी कि 5। रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट जो हो गया वो 5 आ गया। ये तो क्लियर है। मैग्नीट्यूड आ गया 5 मेरा। अब डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन क्या जानते हैं, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बी का वैल्यू कितना है मेरा, बी का वैल्यू 4 साइन 90 डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4 कॉस 90। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा मेरा 4/3, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड, ये आ गया मेरा डायरेक्शन। क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, let a and b are the let a and b be the two vector of magnitude 10 unit each if they are inclined to x axis at 30 degree and 60 degree, find the resultant। दो वेक्टर दिया हुआ a and b, टू वेक्टर a और b दिया हुआ, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10 यूनिट। ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10 यूनिट, सेम मैग्नीट्यूड है। if they are inclined at 30 degree and if they are inclined to x axis, x axis से इंक्लाइन किया गया है
एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ना, रिस्पेक्टिवली ना। फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने बोल रहा है, करते हैं। दो वेक्टर है ए बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 10-10 यूनिट करके, और एक जो है वो ए जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइन है एक्स एक्सिस से, और बी जो है 60 डिग्री इंक्लाइन है एक्स एक्सिस से। हमको रिजल्टेंट निकालना है। करते हैं हम एक्स एक्सिस बनाते पहले। ये रहा मेरा पूरा वाई एक्सिस, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। बोल क्या रहा है, ए जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइन है, एक्स ये रहा एक्स एक्सिस, इसे 30 डिग्री कुछ ऐसे रहेगा 30 डिग्री। ये रहा मेरा ए, कितना दिया हुआ 10। दूसरा बोल रहा है वो 60 डिग्री कुछ ऐसे रहेगा। ये रहा मेरा बी, ये भी 10 दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। ये रहा हमारा ए वेक्टर, वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे है, और ये रहा बी वेक्टर जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पे है। हमको निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? और एंगल, पहले एंगल देख लेते हैं। ए पता है, बी पता है। अब ए और बी के बीच का एंगल हमको नहीं पता है, तो हमको एंगल निकालेंगे ए और बीच के बीच, यानी कि एंगल निकालेंगे, एंगल थीटा। 30 डिग्री को ऐसे लिख देते हैं, हमको निकालना एंगल थीटा। तो थीटा निकालने क्या करेंगे, ये 60 डिग्री जो है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो मेरा थीटा आ जाएगा। बस यही करते हैं। थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा देना, आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, ए का कितना है 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 cos 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 200 cos 30, cos 30 लीजिए तभी 30। ये हो जाएगा 200 कॉमन ले लेते हैं तो रूट अंडर बचेगा यहाँ पे। ये देखिए 200 हो गया, यहाँ से यहाँ 200, ये रहा 200 कॉमन लेते हैं, 200 कॉमन लिए, क्या बचा 1 प्लस cos 30 बच गया। हम क्या आपको बताया था, फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, हमने बताया था ना। ऐसे लगाते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा रूट अंडर 200 1 प्लस cos 30, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 30 बाई 2, यानी कि 15 लिख सकते हैं। अब हो गया, ये 2 into 2 4 हो जाएगा, यानी कि 420 पूरा लिख ही देते हैं। क्या जाएगा 400 cos स्क्वायर 15, यानी क्या जाएगा 20 cos। ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड आ गया मेरा रिजल्टेंट का। अब डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये रहा मेरा पैरेललोग्राम, ये रहा मेरा रिजल्टेंट, ये हमको निकाला अल्फा। लगाते हैं हम लोग 10 अल्फा, इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं, निकालते हैं 10 अल्फा। क्या जानते हैं, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कितना 10 है, साइन थीटा वैल्यू कितना है 30 डिग्री,
प्लस ये भी 10 है, ये 10 है, प्लस बी भी 10 है, कॉस थीटा का 30 डिग्री हो जाएगा। ये 10 को कॉमन लेके काट देते हैं, क्या बचेगा, साइन 30 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, तो लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर 30 बाई 2 यानी 15 कॉस होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर 30 बाई 2 होगा, तो ये कट के क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो इसी को 50 लिख दे रहे हैं 15। हम क्या बताते हैं, साइन थीटा को क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तब साइन को लिखते हैं 2 साइन 30 बाई 2 यानी कि 15 कॉस 15 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर 15, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से कॉस खत्म हो जाएगा, यानी कि साइन बाई कॉस यानी कि 10 डिग्री। ये हो गया मेरा डायरेक्शन 10 अल्फा इक्वल टू, यहाँ से 10 से खत्म हो जाएगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिग्री। ये रहा हमारा डायरेक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में इतना कुछ करें, ये जो ये निकाले हम लोग, 10 थीटा करके निकाले जो हम लोग डायरेक्शन, इसमें इतना कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं था। हम पहले जो क्वेश्चन करवाए थे आप लोग को, जो नहीं बताया था, दो का मैग्नीट्यूड ए था मैग्नीट्यूड, तो उसके समय आपको बताए थे कि जब दो वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। देखिए ए और बी दोनों वेक्टर, दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बी इक्वल टू 10 है, ए इक्वल टू 10 है, जब क्या होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, if two vector having magnitude same magnitude, then resultant will pass through bisecting the angle between them। समझे, तो दो वेक्टर है, ए है बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो बाइसेक्ट दो मतलब रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो थीटा को दो बराबर भाग में बांट देगा, यानी थीटा कितना 60 डिग्री है, तो ये एंगल सीधा सीधा हो जाएगा 60 का। देखिए डालते हैं, पहले बताते हैं। दो वेक्टर था ए बी, दोनों का क्या था मैग्नीट्यूड सेम सेम था, दोनों मैग्नीट्यूड क्या था, ए बराबर बी बराबर 10 था। जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा यानी कि अल्फा जो होगा वो क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 60 बाई 2 यानी कि 30 डिग्री। क्लियर बात, तो सॉरी ये 30 डिग्री था ना, थीटा थीटा कितना 30 डिग्री ना, थीटा 30 डिग्री, 30 बाई 2 इक्वल टू 15 डिग्री। याद किया, ये तभी वैलिड होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी एंगल दो, जब तभी जो है वो रिजल्टेंट एंगल को दो बराबर भाग में काट देगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया है, आगे देखते हैं।